एंड वेलकम टू योर चैनल लर्न विद मयंक। जय हिंद। और आज हम बात करेंगे लाइट के दूसरे लेक्चर की। हम लोगों ने पहले लेक्चर में कुछ चीजें देख ली थी, जैसे कि लाइट क्या होती है, उसके यूजेस क्या होते हैं, और कुछ वो देख लिए थे कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है लाइट की। दो तीन चीजें हम इस तरीके की जान चुके थे, जिससे अब हमें आगे की चीज समझने में आसानी होगी। हमने मिरर के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जान लिया था, ठीक है। तो लाइट क्या होती है? लाइट मैंने बताया था कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। लाइट एक एनर्जी का मतलब सोर्स है, ठीक। अब वैसे तो मतलब बताने को बहुत कुछ है कि विजिबल स्पेक्ट्रम है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, लेकिन वो भी आपके उसमें नहीं है, सिलेबस में नहीं है, तो आपसे उससे मतलब नहीं है। और उसके बाद फिर हम क्या बताने जा रहे थे? मिरर हो गया था, हाँ, प्लेन मिरर पर इमेज फॉर्मेशन, और उसके बाद स्फेरिकल मिरर पर इमेज फॉर्मेशन। वैसे तो हमें स्फेरिकल मिरर पढ़ना है, ठीक है। तो हम आज पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर की इमेज फॉर्मेशन और स्फेरिकल मिरर्स पे कुछ थ्योरी कि स्फेरिकल मिरर्स के पार्ट्स क्या होते हैं, मतलब क्या उनमें साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, इन सब चीजों पे आज फोकस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है। देखो, स्फेरिकल मिरर से समझ में आ रहा है स्फीयर होगा, वो कर्व्ड मिरर होता है। ऐसे क्या होता है? वो ऐसे घुमा हुआ होता है। प्लेन मिरर ऐसे सीधा होता है, ठीक। उसकी एक शाइनी सरफेस होती है, एक कोटेड सरफेस होती है। होता है ऐसे स्फेरिकल मिरर में भी है, एक शाइनी सरफेस, एक कोटेड सरफेस। लेकिन शाइनी सरफेस कभी आउटवर्ड होती है, कभी ऐसे बाहर की ओर होती है, और कभी ऐसे अंदर की ओर होती है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर होता क्या है, ठीक है। देखो, स्फेरिकल मिरर की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो कुछ नहीं है। स्फेरिकल मिरर एक स्फीयर का, देखो एक स्फीयर होता है ना, ये ठीक, एक स्फीयर का एक पार्ट है, स्फीयर का एक पार्ट है, ठीक है। आज लेक्चर 2 है और स्फीयर का एक पार्ट है क्या? स्फेरिकल मिरर। अब देखो, स्फीयर का पार्ट मतलब बोले तो देखो, ये एक स्फीयर था, इसको हमने कट कर दिया। हॉलो स्फीयर था, क्या था? हॉलो स्फीयर, खोखला था अंदर से। मान लेते हैं एक बॉल लेते हैं हम, ठीक है, जो कि कांच की बनी हुई हो, और उसको हम काट देते हैं एक तरफ से, मतलब आधा पार्ट उसका काट लेते, तो ऐसे ही तो निकल के आएगा, ठीक। ये पार्ट ऐसा निकल के आएगा इधर वाले की तरीके से, और फिर उसको हम एक तरफ से कोटेड कर दें, इधर से इस पे कोटिंग कर दें, मतलब क्या लगा दें? मरकरी का एमेल्गम लगाकर रेड आयरन ऑक्साइड से उसको परमानेंट कर दें, ठीक है। तो हमने इस पे कोटिंग कर दी, तो ये एक मिरर बन के तैयार हो जाएगा। इधर शाइनी सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इधर कोटेड सरफेस, ठीक है। इस तरीके से ये भी देखो, एक पार्ट वो बना था, एक पार्ट ये बनेगा, ठीक। अब इसमें हम इधर कोटिंग कर देते हैं, तो देखो ये भी एक शाइनी सरफेस अलग और कोटेड सरफेस अलग, लेकिन क्या ये इनवर्ड, ये आउटवर्ड, ठीक। तो ये सब चीजों को समझना कि स्फेरिकल मिरर होते क्या है। यही दो स्फेरिकल मिरर्स हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स बोलते हैं, ठीक है। और वो चीज अभी हम बताते हैं। पहले बता दिया स्फेरिकल मिरर होता क्या है, आप इसको लिख लो, ठीक है, कि इट इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ a hollow sphere. It is a part of a hollow sphere, ठीक। It is a part of a hollow sphere coated with one side, coated और silvered, या लिख लो silvered on its one side. उसकी एक साइड पे क्या होती है? सिल्वर होती है, सिल्वर कलर की कोटिंग होती है, ठीक है। उसको हम लोग सिल्वरिंग कहते हैं, सिल्वर कलर की कोटिंग होती है, ठीक है। दूसरी चीज, अब सबसे पहला मिरर सिल्वर मिरर को, स्फेरिकल मिरर हमें कौन सा पढ़ना है? सबसे पहला स्फेरिकल मिरर हमें पढ़ना है कॉनकेव मिरर, ठीक। सबसे पहला स्फेरिकल मिरर पढ़ना है कॉनकेव मिरर। देखो, थोड़ा सा आज तेज चलेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा टॉपिक है, कवर कर ले जल्दी से। उसके बाद पहला मिरर पढ़ते हैं कॉनकेव मिरर। अब देखो, तुमको समझ में आना चाहिए कॉनकेव मिरर क्या है। याद करने के लिए बता रहे हैं कि बल्जिंग आउटवर्ड, बल्जिंग इनवर्ड वाला सिस्टम। देखो, केव है, केव मतलब क्या होता है? गुफा। गुफा कैसी होती है? अंदर से ऐसे ऐसे होती है ना, ऐसे होती है ना गुफा। हाँ, तो कॉनकेव मिरर भी ऐसा ही होता है, ठीक है। देखो, द स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वहां दिख नहीं रहा हो तो इधर लिख देते हैं, द स्फेरिकल मिरर whose
रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज bulging inward, है ना, अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है। कैसी होती है? अंदर की ओर मुड़ी हुई है। देखो ये थी ना कॉन्केव, ये तो इसकी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, हमने इधर तो कोटेड कर दिया, तो इधर तो लाइट जानी नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है? ऐसे अंदर की ओर मुड़ी हुई है। तो ये क्या है? बल्जिंग इनवर्ड है, अंदर की ओर धसी हुई है। ठीक है, तो ठीक है, इसको हमने लिख लिया। अब एक आता है इसी के तरीके से, एक उल्टा है कॉन्वेक्स मिरर। ये हो गया कॉन्केव मिरर जिसकी बल्जिंग इनवर्ड है। ठीक, और आगे कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, इसमें भी वही चीज लिख सकते हो आप, बल्जिंग आउटवर्ड है। द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is bulging outward। कैसी है? बाहर की ओर मुड़ी हुई है। इज बल्जिंग आउटवर्ड, है ना, बाहर की तरफ घूमी हुई है, बाहर की तरफ कर्व है, उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ कर्व है। ठीक है, कर्व तो वैसे दोनों होते हैं, लेकिन बाहर की तरफ कौन सी सरफेस है? वो कर्व सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर। ये कैसा होता है? बाहर की ओर दिखा रहा ना, तो बाहर की ओर कैसी हो जाएगी? कॉन्केव का उल्टा देखो, कॉन्केव ऐसे था ना कॉन्केव, इसका उल्टा रखो, इसी को ऐसे करके ऐसे पलट दो। ठीक, ये हो गया तुम्हारा कॉन्वेक्स। ठीक, इसमें आप इधर कोटिंग कर दो, ये हो गई तुम्हारी कोटिंग। अब कैसी? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई ना, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है? बाहर की तरफ मुड़ी हुई है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ मुड़ी हुई है, बाहर की तरफ दिखा रहा है। ये सरफेस होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिधर कोटिंग नहीं है, उसी से तो लाइट जाएगी और टकरा कर वापस आएगी ना, रिफ्लेक्ट होगी, तो वही हो गई रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये बाहर की ओर है, बल्जिंग आउटवर्ड है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। बल्जिंग इनवर्ड है तो कॉन्केव मिरर है। ठीक, इसको नोट कर लो। ठीक, अब देखो इसके बाद बताते हैं क्या, कुछ टर्म्स जो कि हमको पढ़ने जरूरी हैं। ठीक है, कुछ टर्म्स जो हैं वो पढ़ने जरूरी हैं। क्या समझने के लिए? इमेज फॉर्मेशन समझने के लिए, कि इमेज बनती कैसे है इस मिरर पर। प्लेन मिरर पर इमेज समझ में आती है, लेकिन स्फेरिकल मिरर पर इमेज कैसे आएगी वो चीज हमें देखनी है। चलो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं। देखो, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हमको पढ़ने। ठीक, अब स्फेरिकल मिरर देखो है कैसा, एक स्फीयर का एक पार्ट है, समझ लो। सॉरी, ये क्या बना दिया भैया? हाँ, ठीक, स्फीयर का एक पार्ट है, ये स्फीयर ही नहीं है पहले तो। हाँ, ठीक, एक स्फीयर का एक पार्ट होता है, तो देखो स्फीयर का कोई एक सेंटर भी होगा। ठीक, ये स्फीयर का एक सेंटर है, ये उसका पार्ट है। चलो बना लिया, इसको यहां से हम रफ कर देते हैं। ठीक है, एक मिरर हमने उठा लिया ताकि समझ पाए कि इसके पार्ट्स में होते क्या क्या है। देखो ये हो गया। अब तुम्हें ये देखना है कि यहां इस चीज को क्या बोलते हैं। इसको हम बोलेंगे ये क्या था? कर्वेचर है ना, एक मुड़ी हुई वो स्फीयर है, मतलब मुड़ा हुआ शेप है, एक मुड़ा हुआ शेप है, तो उसको क्या बोलते हैं? कर्वेचर है। एक आर्क है, तो क्या है? यहां से यहां तक एक दूरी होगी, वो हम बना लेते हैं ऐसे करके। ठीक, एक इमेजिनरी लाइन हम सेंटर से ड्रॉ कर लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है तुम्हारी। ठीक, जो लाइन आप इमेजिनरी ड्रॉ कर रहे हो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेते हुए, गुजारते हुए। ठीक है, अब ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको हमने सी से डिनोट कर लिया। क्यों? क्योंकि उस कर्वेचर का क्या था? उस स्फीयर का ये सेंटर था, तो ये क्या है?
सेंटर ऑफ, इसका नाम दिया हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या नाम दिया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस। फिर हमने देखा कि इस मिरर के सेंटर पर कहीं जाकर लाइन टकरा रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस जाकर टकरा रही है, तो उसको हमने कह दिया पोल है। ये क्या है? ये पोल है, पी। ठीक, इसका हमने नाम दे दिया पोल, डिनोटेड बाई पी। पी से डिनोट करके इसका नाम हमने क्या कर दिया? पोल दे दिया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि कोई अगर रे देख लेते हैं, ठीक है, ये सब समझ गए। अब देखो, मान लो कोई रे अगर आती है, लाइट रे अगर इसके पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। पैरेलल मतलब जो कहीं भी मिले नहीं, ठीक है, तो ऐसे इसके एकदम एकदम सीधा 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 सा पैरेलल जाएगी। देखो कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी, ठीक, नहीं ऐसे जाएगी। ठीक, पैरेलल गई एकदम। तो पैरेलल जाने के बाद रे जब वापस आती है, ठीक, रे वापस आती है तो कैसी है? जहां से आप क्रॉस करा रहे हैं रे को अपनी, ठीक, जैसे आपकी रे यहां से गई, मान लेते ये गई और ये वापस आई, तो प्रिंसिपल एक्सिस पर आती हुई रे, रिफ्लेक्टिंग रे प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां कट करती है, कहां कट कर रही है? यहां। वो पॉइंट होता है फोकस। क्या होता है? फोकस। ये होता है फोकस। ठीक, ये होता है क्या? फोकस। ठीक है, और दूसरी बात, पोल से फोकस की जो दूरी है प्रिंसिपल एक्सिस पर, पोल से फोकस की प्रिंसिपल एक्सिस पर जो दूरी है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ डिनोटेड बाई स्मॉल एफ। ये सब चीजें अभी बता देते हैं, फिर से बता देंगे। ठीक है, ये भी चीजें समझ जाओ। अब उसके बाद इनकी डेफिनेशन लेते हैं। ठीक, इनकी डेफिनेशंस करते हैं। तो सबसे पहले पोल, ठीक है, एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे हम समझ पाए कि सब चीजें है कैसी और क्या क्या है। ये हो गया तुम्हारा, ठीक, मिरर। ये हो गई इस पर कोटिंग, ठीक। ये हो गई तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गई तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा देखो, तुमने देखा कि जब एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हो ना, मैग्नीफाइंग ग्लास को क्या करते हो? एक पेपर पर, मतलब धूप के सामने लाकर पेपर पर फोकस करते हो, ठीक है, या नहीं किया तो करना, प्रिंसिपल पर फोकस करते हो। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास से ना कर पाना तो सिल्वर स्पून से करना। चम्मच होता है ना, ठीक, वो घर में जिससे खाते हैं ना, प्लास्टिक वाला नहीं, वो क्या बोलते हैं, स्टील का चम्मच। तो उससे जब लोगे ना, तो उसको जब आप सन की तरफ रखोगे, उसकी इनवर्ट वाली सरफेस, ठीक है, जिधर से चम्मच ऐसे मुड़ा हुआ होता है, उसको जब आप सन की तरफ रखोगे और वापस उसकी किरणें टकरा कर कहीं पर मिलेंगी, वहां पर आप एक पेपर रख देना और तब तक एडजस्ट करना जब तक कि पेपर पर एक स्पॉट नहीं आ जाए। ऐसे एक पेपर पर ऐसे गोला बन जाएगा, ब्राइट सा एकदम, ठीक है, क्या हो जाएगा? ब्राइट सा एकदम सर्किल बन जाएगा। तो वो सर्किल जब तक नहीं बन जाए तब तक आपको उसको एडजस्ट करते रहना है। थोड़ी देर बाद देखोगे पेपर जलने लगेगा। क्या हो जाएगा? पेपर जलने लगेगा, उसमें से धुआं निकलने लगेगा। मतलब क्या हो गया इसका? मतलब ये हो गया कि जो सन था, ठीक है, उसको हम लोगों ने कहां उतार लिया? एक पेपर पर उतार लिया। सन की इमेज को आप एक पेपर पर ले आएंगे तो सन तो बहुत बड़ा है, उसकी आप इतनी छोटी सी इमेज भी अगर आप पेपर पर ले आते हैं तो पेपर को जलाने के लिए उतना पर्याप्त है। तो हमने क्या किया? सन की इमेज को पेपर पर लाए कैसे? तो एक सिल्वर स्पून एक मिरर का काम कर रहा था। देखो, आई लाइट और रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई, ठीक है, उस पर लाइट पड़ी और रिफ्लेक्ट होकर वापस गई। और इसका कॉन्वेक्स मिरर का एक सबसे अच्छा मतलब यूज क्या है कि ये सारी रेस को मिलाकर एक जगह कर देता है। 75 रेज हो, वो उस पर पड़े, कोई बात नहीं, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक रे निकल के आएगी, ठीक, रिफ्लेक्ट होने के बाद सारी एक पॉइंट पर आकर मिलती है। मतलब कहने का ये है, एक रे नहीं निकल के आएगी, जितनी रे जाएंगी उतनी ही जाएंगी, पर एक पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट कर जाएंगी सारी। अगर आप उस पॉइंट पर बैठ जाते हैं, ठीक, तो सारी रेज आपको एक रेस की तरह, एक रे की तरह दिखेंगी। जैसे कि चिम्मच पर जैसे थी नहीं, वो सूरज की कई सारी किरणें आई, टकराई और वापस गई। और मैंने कहा तब तक एडजस्ट करना जब तक ब्राइट स्पॉट ना मिल जाए। ब्राइट स्पॉट क्या है? वो वही जगह है जहां पर सारी किरणें आकर वापस एक जगह टकरा जाती हैं,
ठीक, तो वो है उसका फोकस, वो उसका क्या है, फोकस पॉइंट है। और वहां से आपके चिम्मच की दूरी क्या है, फोकल लेंथ है। ठीक, तो फोकल लेंथ निकालने का ये तरीका भी है। ठीक है, इस तरीके से किसी चीज की फोकल लेंथ भी निकाल सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा पुराना तरीका है, फिर भी अभी किया जाता है। ठीक, तो चलो ये हो गया हमारा मिरर। कौन सा मिरर, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों पे कर सकते हो। ठीक है, मैं कॉनकेव कॉन्वेक्स पे बता दे रहा हूं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। देखो अब समझो बात को, एक लाइट अगर यहां से जाए पैरेलल, समझ लो पैरेलल एक लाइट गई तो कैसे वापस आएगी, ऐसे वापस आएगी। ठीक, और वो उस पॉइंट को क्या बोलोगे, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा एफ। एफ मतलब फोकस। इस कर्वेचर को अगर आप पूरा करते हैं, इस स्फीयर को अगर आप पूरा कर दोगे, मान लेते पूरा करते हैं, डन 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 डन, इसको पूरा करो, पूरा सा खत्म करो। या पूरा हुआ ना, नहीं पूरा हुआ, गलत हो गया, अब पूरा हो गया। मान लेते पूरा हो गया, तो इसका कहीं सेंटर आएगा, मान लेते यहां सेंटर आ रहा है। ठीक, तो इसको आप क्या बोलोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमने इमेजिनरी बना दिया, ये बनी नहीं हुई है। ठीक है, फिर से रफ कर देते हैं तुम्हारी। मिरर इतना ही था, पर जिस स्फीयर का पार्ट था वो स्फीयर हमने सोच लिया और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दिया। ये हमने फोकस बना दी, ये फोकल लेंथ हो गई, ये पोल हो गया। ठीक, अब इस चीज को वापस लिख लेते हैं, कैसे इसकी डेफिनेशन देनी। सबसे पहली चीज क्या, पोल। पोल क्या है, पोल क्या है, पोल है सेंटर पॉइंट किसका, मिरर का सेंटर पॉइंट। देखो ये हो गया तुम्हारा मिरर, इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक, तो ऐसे लिख लो, द पॉइंट ऑन द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर, a spherical mirror। ठीक, ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। समझे, ये हो गया तुम्हारा पोल। पोल के बाद बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की। नोट कर लो, बता सब कुछ चुके हैं, अब सिर्फ लिखना है। ठीक है, अब उसी को इंग्लिश में तुम्हें लिखना है, जो मैंने बातें बताई हैं अभी हिंदी में, कि वो चीज सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, स्फीयर का सेंटर होता है। ठीक है, तो उसी हॉलो स्फीयर का सेंटर होता है जिसका वो पार्ट होता है, वही चीज अभी तुमको लिखनी है। तो लिख लो, इसको छोटा कर देते हैं सब कुछ, ताकि लिखने में आसानी हो जाए। ठीक, दूसरी चीज क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, यही सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय सी है क्या भाई, उसी हॉलो स्फीयर जिसका हमने पार्ट काट के मिरर बनाया था, उसी का सेंटर है। ठीक, तो द सेंटर ऑफ अ हॉलो स्फीयर whose the mirror is a part of, whose the mirror is a part of। ठीक, मिरर जिसका एक पार्ट है उसी का द सेंटर ऑफ अ हॉलो स्फीयर whose the mirror is a part of। ठीक है, whose the mirror is a part, जिसका एक मिरर पार्ट है ना, एक स्फीयर बनाया था हमने, ये कंप्लीट किया था जब, तो उसी को काट कर ही तो हमने ये मिरर बनाया था। उस स्फीयर का जो सेंटर है वही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, तो वही कौन सा कैसा था, वो हॉलो स्फीयर था ना, खोखला था ना, तो वही चीज लिख दिया, द सेंटर ऑफ अ हॉलो स्फीयर हुज द मिरर इज अ पार्ट। उस स्फीयर का सेंटर जिसका मिरर एक पार्ट है, जिस स्फीयर से ये मिरर निकला हुआ है, उसी स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, समझ गए, लिख लो इसको भी, आगे बताते हैं फिर। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद फोकस की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, फोकस की। फोकस क्या होता है, जब कोई रे, समझ लो,
जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या पैरेलल जाती है, उससे टकरा मतलब कहीं भी मिलेगी नहीं। अगर कोई रे, देखो बात किसकी करते हैं, फोकस की, ठीक, फोकस की बात करते हैं। तो एक्सक्यूज मी 2 मिनट के लिए। देखो क्या फोकस की बात कर रहे हैं, ठीक। तो फोकस कह लो या स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस पर है ना, तो इसके 2 फोकस, देखो हर स्फेरिकल मिरर में दो फोकस होते हैं, प्रिंसिपल और सेकेंडरी। तो अभी हमको प्रिंसिपल फोकस की सिर्फ बात करनी है, तो प्रिंसिपल फोकस ये फोकस होता है, ठीक है। अब तुमको समझा देते होता क्या, चलो इसको प्रिंसिपल फोकस लिख लो, ठीक है। इसको क्या लिख लो, इसको प्रिंसिपल फोकस लिख लो। डिनोट अभी भी ऐसे ही करते हैं, प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि है ये फोकस ही, ठीक। तो इसको अभी भी डिनोट ऐसे ही करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर क्या है, ये पॉइंट है जहां क्या हो रहा है, जहां प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती हुई एक रे रिफ्लेक्ट होने के बाद कट कर रही है, ये वही तो पॉइंट है। एक ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाती हुई कोई रे रिफ्लेक्ट होने के बाद इंटरसेक्ट करती है, वही पॉइंट फोकस कहलाता है, या प्रिंसिपल फोकस उस मिरर का कहलाता है। इसी को इंग्लिश में लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लिखो द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस on which at the point on the principal axis at which the ray coming parallel to the principal axis coming parallel to the principal axis coming parallel to the principal axis, the point on the principal axis at which the ray coming parallel to the principal axis intersect after reflection, intersect after reflection, कैसे, रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्ट करती हैं। इसमें इंक डालनी पड़ेगी, इंटरसेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द रे कमिंग, देखो द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द रे कमिंग पैरेलल टू द रिफ्लेक्शन, ठीक, नोन एज प्रिंसिपल फोकस, रिफ्लेक्शन नोन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ दैट मिरर, प्रिंसिपल फोकस ऑफ दैट मिरर, ठीक। ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। क्या हो गया, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसी बिंदु जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई कोई किरण आकर काटती है, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। इसी चीज को लिख लो, ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर अब करते हैं। कर लिया, चलो अब आगे देखो, ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब बात करनी है चीज की, अब किस चीज की बात करनी है, कर्वेचर हो गया, फोकस हो गया, फोकल, हाँ फोकल लेंथ की बात कर लेते हैं। किसकी, फोकल लेंथ की बात कर लेते हैं। देखो फोकल लेंथ, ठीक, इसको स्मॉल एफ से डिनोट कर दो, ठीक है। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ होता है पोल से फोकस की दूरी, मतलब मैंने बताया ना तुम्हारे चम्मच से उस जहां ऑब्जेक्ट पे जहां कागज पे ब्राइट स्पॉट आ रहा है उसकी दूरी। अब वो ब्राइट स्पॉट क्या था, फोकस था ना, वो ब्राइट स्पॉट ही तो फोकस कर रहे थे तुम उस पर, कि सार क्या कहते हैं कि उस पर फोकस करो, स्पून से उस पर फोकस करो जहां पर वो पॉइंट आ जाए। तो तुमने क्या किया, फोकस किया,
तुम्हारे चम्मच से उसकी दूरी, उस फोकस की दूरी क्या होगी, फोकल लेंथ कहलाएगी। तो द लेंथ या सॉरी द डिस्टेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे होगी ना, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही तो है देखो ये पीएफ, द डिस्टेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस between pole and focus of mirror, between pole and focus of mirror, reflection, ठीक, known as principal focus, reflection known as principal focus of that mirror, principal focus of that मिरर, ठीक, ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, क्या हो गया, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसी बिंदु जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई कोई किरण आकर काटती है, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। इसी चीज को लिख लो, ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर अब करते हैं। कर लिया, चलो अब आगे देखो, ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब बात करनी है इस चीज की, अब किस चीज की बात करनी है, कर्वेचर हो गया, फोकस हो गया, फोकल, हाँ फोकल लेंथ की बात कर लेते हैं। किसकी, फोकल लेंथ की बात कर लेते हैं। देखो फोकल लेंथ, ठीक, इसको स्मॉल एफ से डिनोट कर दो, ठीक है। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ होता है पोल से फोकस की दूरी, मतलब मैंने बताया ना, तुम्हारे चम्मच से उस जहां ऑब्जेक्ट पे ब्राइट, जहां कागज पे ब्राइट स्पॉट आ रहा है उसकी दूरी। अब वो ब्राइट स्पॉट क्या था, फोकस था ना, वो ब्राइट स्पॉट ही तो फोकस कर रहे थे तुम उस पर, कि क्या कहते हैं कि उस पर फोकस करो, स्पून से उस पर फोकस करो जहां पर वो पॉइंट आ जाए। तो तुमने क्या किया, फोकस किया, तुम्हारे चम्मच से उसकी दूरी, उस फोकस की दूरी क्या होगी, फोकल लेंथ कहलाएगी। तो द लेंथ या सॉरी द डिस्टेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे होगी ना, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही तो है देखो ये पीएफ, द डिस्टेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस between pole and focus of mirror, between pole and focus of mirror। हाँ, तो फोकल लेंथ हो गया। अब इसके बाद हमको पढ़ना है, फोकल लेंथ नोट कर लिया ना, कर लो, चलो अब पढ़ना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये चीज नहीं बताई थी ना अभी तक। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, वही स्फीयर जो था बनाया था अभी हमने, हॉलो, एक हॉलो स्फीयर बनाया था ना, जिसका क्या था, मिरर पार्ट था, मिरर उसी का तो एक पार्ट है, इसी हॉलो स्फीयर का, ये रहा, यही तो वो स्फीयर था, इसी का मिरर एक पार्ट था, ठीक। तो इसकी रेडियस, इस स्फीयर की ये रही क्या, रेडियस, तो भाई यही है इसी के वो कह दो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इस कर्वेचर की रेडियस क्या है, पीसी, तो यही क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। चाहे लिख लो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। लिखने को किसी भी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो लिख लो रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेकिन जो सही है वो दोनों ही है, ठीक है। तुम दोनों सही कर सकते हो कि पी और सी मतलब कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या, उसका सेंटर है। अब भाई कहीं से भी दूरी लोगे उसकी तो आएगी तो रेडियस ही, और चाहे कह लो कि उस स्फीयर का रेडियस, वो भी सही है। तो लिख लो रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर, द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर whose mirror is a part, mirror whose spherical mirror is a part, ठीक।
उस हॉलो स्फीयर की रेडियस जिसका मिरर एक पार्ट है, वो स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। चलो, और चाहे लिख लो और लगा के एक और लिख लोगे, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल डिस्टेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बिटवीन, प्रिंसिपल एक्सिस पे होगी ना, डिस्टेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बिटवीन, बिटवीन किसके, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के, बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिख रहा, ठीक। डिस्टेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा पोल, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बीच की दूरी पीसी जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इसको आर से डिनोट करते हैं, किससे, कैपिटल आर से, ठीक है। चलो, ये हो गया तुम्हारा। अब नोट कर लो, इसको रफ करते हैं। चलो रफ कर लो, ठीक। अब अरे जल्दी हो जाओ कोई चीज। ठीक, अब हो गया। हम बात करते हैं अपर्चर की। किसकी, अपर्चर। ये भी नहीं सुना अभी तक तुमने। देखो, अपर्चर बोलते हैं इसको, ये देख रहे हो, ये सीधी लाइन, मतलब जो ये है नहीं, इसको बना मत लेना, ठीक। ये डॉट 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 है, ठीक, ये इमेजिनरी लाइन है। ये क्या है, ये है तुम्हारी अपर्चर। अपर्चर क्या होती है, जो भी स्फेरिकल मिरर आपने काटा हुआ है, जितना भी पार्ट लिया है, एक स्फीयर का आपने जितना भी पार्ट काटा है, ठीक है, उसका डायमीटर क्या होता है, उसका डायमीटर जो होगा वो मतलब उसके एंड टू एंड जो मिला रहा होगी लाइन, ठीक है, इस एंड को इस एंड से जो लाइन मिला रही है वो होती है अपर्चर, ठीक है। ये और ये मिलना चाहिए, जो लाइन आप बना लोगे इसके बीच की वही हो जाएगी अपर्चर। तो डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल उस हॉलो स्फीयर का डायमीटर नहीं, हॉलो स्फीयर का डायमीटर तो कहीं यहां से गुजरेगा, उस हॉलो स्फीयर का डायमीटर नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं सिर्फ स्फेरिकल मिरर का डायमीटर, जितना तुमने काटा हुआ है उसको सिर्फ तुमको डायमीटर देखना है, एंड टू एंड मिलाना है, ठीक है। तो लिखो अपर्चर द, चाहे तो लिख लो द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स एंड द 2 एंड पॉइंट्स ऑफ अ मिरर, ठीक है, या लिख लो द डायमीटर ऑफ a spherical mirror, spherical mirror, ठीक है। diameter of a spherical mirror known as aperture, spherical mirror known as aperture। इसको तो तुम इस तरह भी नोट कर सकते हो, ये हो गया M1, ये M2। तो M1 M2 क्या है, M1 M2 इसका अपर्चर है, ठीक है। अब हमको जितने पढ़ने हैं, हमारे सिलेबस में जितने मिरर्स हैं वो कैसे हैं, वेरी स्मॉल अपर्चर्स के, ठीक, वेरी स्मॉल अपर्चर, ठीक। हमें जितनी पढ़ाई करनी है उन मिरर्स की करनी है जिनका अपर्चर बहुत स्मॉल है। स्मॉल मतलब बहुत बड़े सरफेस पे नहीं, मतलब बहुत बड़े स्फीयर का वो पार्ट नहीं है मिरर, एक छोटा सा स्फीयर है, उसका एक पार्ट काटा गया है, ठीक है, तो उसका ये सरफेस है। अच्छा, इस चीज को बहुत खास ध्यान रखना, वेरी स्मॉल अपर्चर, इसकी ये अपर्चर बहुत छोटी, यहां पर बहुत बड़ी दिखा दी ना हमने, एक ऐसा मिरर होगा छोटा सा, ठीक, छोटा सा मिरर होगा, उसकी छोटी सी अपर्चर होगी, ठीक, छोटा सा मिरर और उसकी छोटी सी अपर्चर। चलो, द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, ठीक है, इज नोन एज अपर्चर, लिख लेना, ठीक। चलो, अपर्चर हो गया, इसको नोट कर लो और रफ कर देते हैं। उसके बाद फिर अपर्चर हो गया। अब आपको बताना है फोकल प्लेन। देखो, फोकस पढ़ा था ना तुमने, फोकस पढ़ा था, हाँ पढ़ा था। तो ये रहा तुम्हारा फोकस। अब यहां पर कोई भी लाइन अगर यहां से भाई पैरेलल जाएगी, मान लेते यहां से जाएगी ना, तो वो भी कहां कट करेगी आके, यहीं कट करेगी आके, है ना। कोई भी पैरेलल लाइन कट तो अब यहीं करने वाली है, तो इस पूरे मिरर का फोकस तो यही होगा ना। लेकिन अगर हम इसको हल्का ऊपर शिफ्ट कर देंगे, पूरी प्रिंसिपल एक्सिस सबको उठाकर, तो ये फोकस यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। मानो मतलब समझो कि यहां पर हमने इस लाइन को उठाया और इस लाइन से सब कुछ सेट है, ऐसे उठा के ऐसे खिसका दिया ऊपर को,
ऊपर को खिसकाओगे तो सब कुछ ऊपर खिसक जाएगा, मतलब तो फोकस भी ऊपर खिसक जाएगा। तो फोकस कहां रहेगा? इस पूरी लाइन पे कहीं हो सकता है और इस पूरी लाइन पे कहीं हो सकता है, जहां तक इसका अपर्चर है, ठीक है। तो इस पूरे को क्या बोलोगे? जहां पर फोकस है, अपर्चर के आगे वाली लाइन जो फोकस वाली लाइन है, जिस पर फोकस कहीं भी हो सकता है, एक ऐसा मिरर है, ठीक। अब उस पर यहां फोकस है, तो फोकस तो तब यहां पर है जब प्रिंसिपल एक्सिस ये है। प्रिंसिपल एक्सिस ये होगी तो क्या होगा? फोकस यहां होगा। प्रिंसिपल एक्सिस और ऊपर तो फोकस और ऊपर। लेकिन होगा एक, देखोगे सही तो ऐसे, अगर यहां से खड़े होकर देखोगे तो तुमको यहां से एक फोकस ही दिखेगा, ठीक है। मतलब सारे फोकस एक लाइन में होंगे, कहने का मतलब ये है। तो एक हम क्या करेंगे, शीट लेते हैं कार्डबोर्ड, ठीक है, उसको यहां से, जहां पर ये है फोकस, यहां से बोर्ड के अंदर घुसा देते हैं, तो एक ऐसा कार्डबोर्ड अंदर सेट हो जाएगा, ठीक है। मान लो ये एक पेपर है, ठीक, ये एक पेपर है, इसको हमने इसके अंदर ऐसे घुसा दिया, तो क्या हो गया? देखोगे कि सारे फोकस जितने बन रहे हैं वो बनेंगे किस पर? इसी कागज पर। ऐसे गया ना इसके अंदर, तो सारे फोकस इसी कागज पर तो बनेंगे। आएगा कोई, चाहे यहां बने, चाहे ऊपर बने, चाहे नीचे बने, चाहे दाएं चाहे बाएं, लेकिन बनेगा इसी कागज पर। तो ये कागज क्या है? एक प्लेन है, एक प्लेन है ना, जैसे बोर्ड प्लेन है। अभी इसके बोर्ड के अक्रॉस हम कोई चीज डाल देते, वो भी एक प्लेन होगा। प्लेन मतलब एक सरफेस, ठीक है, एक सरफेस की बात हो रही है। एक सरफेस हमने इसके अंदर कर दी, उस पर जितने जहां जहां फोकस बन रहा है वो एक लाइन में होगा, ठीक। और वो प्लेन क्या कहलाएगा? फोकल प्लेन कहलाएगा, ठीक है। और वो प्लेन कैसा होगा भाई? देखो मैं बता रहा हूं ना कि मैंने बोर्ड के अंदर किया, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के कैसा हो जाएगा? 90 डिग्री पे। प्रिंसिपल एक्सिस से 90 डिग्री पे आ गया। देखो ये रहा बोर्ड, ये गया, ये गया, इसके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री का है, ठीक। तो फोकल प्लेन की डेफिनेशन यही है जो अभी तक हमने बात करी, कि द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देखो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक, ऑन विच the plane perpendicular to the principal axis on which the focus of mirror lie। मतलब क्या? एक प्लेन जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, जिस पर उस मिरर का फोकस लाई करता है, पड़ता है, वो फोकस क्या, वो प्लेन क्या कहलाता है? फोकल प्लेन कहलाता है, ठीक है। तो फोकल प्लेन खत्म होता है, इसको भी नोट कर लो, ठीक। ये समझने के लिए है सर, ठीक है। ये चीज को, बातों को समझने में काम आएगा, इमेजिनेशन में काम आएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन, ठीक। इसको रफ कर दें? हाँ रफ कर देते, ठीक है। इसके बाद बताते हैं क्या पढ़ेंगे। रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन। टर्म सारे खत्म हो गए, ठीक है, कोई भी टर्म अब बचा नहीं। क्या आना है? रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन। हमें इमेज फॉर्मेशन पढ़नी होती है ना, कि स्फेरिकल मिरर से इमेज बनती कैसे है, कहां पर है, तो उसको दिखाने के कुछ रूल्स भी है पहले, ठीक। 4 रूल्स है, वो 4 रूल हम देख लेते हैं। तो रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन क्या है? वो बुक में भी लिखा हुआ है, रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन, ठीक। कोई ऐसे बड़े बड़े रूल्स नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ समझने पे है, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। बच्चे जो, यही एक ऐसा चैप्टर जो आप सबसे ज्यादा रिलेट कर सकते हो अपने आप से, क्योंकि घर में शीशा आराम से मिल जाता है। तो जब आप देखोगे कि ये रहा एक मिरर, ठीक। अब हम बताते हैं रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन है क्या क्या। पहला रूल ये है, ये रही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल अगर कोई रे जाती है, जैसे कि ये गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे जाएगी तो वो उस मिरर के फोकस से रिफ्लेक्ट करेगी, देखो, और रिफ्लेक्ट होकर उसके फोकस से क्रॉस करेगी। ये हो गया उसका फोकस। नहीं दिख रहा? देखो दिखेगा अभी, सीधा, हाँ सीधा, ठीक। कहां से कट कर रही है? फोकस से कट कर रही है, ठीक, ठीक है, फोकस से कट हो रही है। ये पहला रूल है कि अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जा रही है, मान लेते हैं ये रे 1 है,
ठीक, रे वन क्या होता है, पहली रे, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई तुम्हारी, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हो गया तुम्हारा पोल, तो ये क्या हो गया, फोकस हो गया। जैसे ही आपकी कोई रे पैरेलल गई, टकराई, वापस आई, तो कहां से जाएगी, फोकस से, ठीक। ये प्लेन मिरर पर भी है, स्फेरिकल मिरर पर भी है, ठीक है, दोनों पे सही है। दूसरी चीज क्या हो गई, ठीक, और फोकस से गई, ठीक है, हाँ यहां तक तो सही हो गया। दूसरा नियम क्या है कि अगर कोई रे फोकस से आती है तो मानो ये ऐसे नहीं जाकर दूसरी रे हम बना लेते हैं, चलो ठीक है, ये दूसरी रे हमारी R2 है जो ऐसे जा रही है, फोकस से चली गई, ठीक। ये कहां से गई, फोकस से होते हुए गई, तो वापस पैरेलल आ जाएगी। कैसी आ गई, पैरेलल आ गई लो, ठीक। अब जहां पे गई सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बना लेते हैं, बना लिया। तो हमने एक बात और देखी कि सेंटर ऑफ, मान ये तो दूसरा रूल हो गया कि पैरेलल जाएगी तो फोकस से जाएगी तो पैरेलल, दो रूल्स हो गए। अब तीसरा रूल कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो कहां से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर लाइन जाती है तो वहीं से वापस हो जाती है, ठीक। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आप कोई लाइन गुजारेंगे तो वो वहीं वापस चली जाएगी, ठीक, वहीं पर वापस चली जाएगी, इधर से आई और उसी लाइन उसी पाथ पर वापस जाएगी। ऐसा नहीं कि कहीं से जा रही और कहीं से जा रही, उसी पाथ पर वापस चली जाएगी। चौथा नियम है ऑब्लिक इंसिडेंस का, ठीक। ऑब्लिक इंसिडेंस क्या होता है कि अगर कोई आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना है, इसको रफ करते हैं तब चौथा नियम समझाते हैं, ठीक है। चलो चारों का पहले बना देते हैं, चारों के लिए हम 4 मिरर ले लेते हैं ताकि आराम से समझ में आ जाए, ये ना हो कि ये नहीं समझे वो नहीं समझे, ठीक। मान लेते हैं 4 मिरर ले लेते हैं, ठीक। देखो ये हो गया, ये हो गया, समझने के लिए बना रहे हैं अभी, ठीक है। वो उतना कोई परफेक्ट डायग्राम अभी बन नहीं रहा, ठीक है। डायग्राम्स आपकी बुक में बने हुए हैं तो परफेक्शन आपको वहीं से मिल जाएगा। यहां से समझ लो, यहां समझ लो कि वो डायग्राम कह क्या रहा है और उसको आप समझोगे कैसे, ठीक है। बना तो हुआ है, वो समझ में नहीं आता। समझो पहला मिरर और पहला रूल, ठीक। ये मिरर नंबर 1, रूल नंबर 1, ये रही आपकी कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया, और कोई रे पैरेलल जा रही है, गई रे पैरेलल गई, कहां से कट करेगी, पता है, फोकस से कट करेगी, फोकस से कट करेगी। ये हो गया नियम नंबर 1, ठीक, रूल नंबर 1। मिरर नंबर 2, रूल नंबर 2, ये हो गया तुम्हारा फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल। अगर फोकस से क्रॉस कर रही है तो कहां से वापस आएगी, पैरेलल वापस आएगी, ठीक। हो गया रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 जो हो गया तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस, ये हो गया पोल, ठीक। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर क्रॉस करेगी तो कहां जाएगी, जैसे आई है वैसे चली जाएगी, पाथ चेंज नहीं होगा, रास्ता चेंज नहीं होगा, कर्वेचर से आई और कर्वेचर से ही वापस। रूल नंबर 3, मिरर नंबर 3। मिरर नंबर 4 और रूल नंबर 4 क्या है, मान लेते हैं कि ना फोकस से गई ना किसी एंगल से गई, ऐसी जगह से गई जो कि सीधे पोल पर टकरा रही है, जाकर यहां से गई और पोल पर टकराई, ठीक। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जिस एंगल पर ये यहां से क्रॉस हुई है, मान लेते हैं यहां आई एंगल पर जाकर टकराई, ठीक, तो आर एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मैंने बताया था उस दिन प्लेन मिरर में आर, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो एंगल आई से गई और एंगल आर से वापस हो गई, तो यहां पर आई बराबर आर होगा, ठीक, समझ लो। एंगल आई से जाएगी तो एंगल आर से वापस आएगी और आई और आर बराबर होंगे, मतलब 45 डिग्री पर अगर लाइट यहां जाकर टकरा रही है तो 45 डिग्री से ही वापस भी आएगी। समझने की बात इतनी ही थी, ठीक। ये नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो काम भी आएगा। और यहां पर तो सारे नियम इंपॉर्टेंट है क्योंकि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन क्या है, इन चारों को लेकर ही आप एक इमेज फॉर्म कर पाएंगे। चारों नियम अगर आपको याद नहीं होंगे, समझे नहीं है, तो आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। ये 4 नियम है जो कि एज टू एज इनमें समझाने ऐसा कुछ नहीं है। कहां से गई, पैरेलल गई तो फोकस से गई तो पैरेलल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पाथ चेंज नहीं हुआ, और अगर ऑब्लिक इंसिडेंस हुआ तो आई से गई और आर से वापस, ठीक, आई जितना उतना ही आर,
चलो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब हम तुम लोगों को बताएंगे इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स, वो अगले लेक्चर में, ठीक है। और उसकी तब वहां पर रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन तुमको रिवाइज भी करा देंगे और लिखवा भी देंगे। अब मैंने इसे समझा दिया ना, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन लिखवाया नहीं, तो आपके बुक में लिखे भी हुए हैं, नोट्स आप चाहे वहां से ले लो और चाहे मैं अगले लेक्चर में आपको दे दूंगा, ठीक है। तो अब बात कर लें सिलेबस की। सिलेबस हमारा जो है वो अभी आज डेट है 16, आज 16 है, 16 अक्टूबर 2020, ठीक। तो 16 अक्टूबर 2020, अक्टूबर नवंबर 15 तक, नवंबर 15 तक, ठीक, 15 नवंबर 2020 तक हमारा क्या खत्म हो जाएगा, हमारी फिजिक्स खत्म हो जाएगी, ठीक। फिजिक्स हमारी खत्म हो जाएगी, ठीक। खत्म तो वैसे नहीं होगी लेकिन कंसेप्चुअली खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन हम लगाते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। वो सब तो चलता रहेगा जब तक पेपर नहीं हो जाता। लेकिन हमारी फिजिक्स, हाँ, कंसेप्ट के हिसाब से खत्म हो जाएगी, सिलेबस के हिसाब से खत्म हो जाएगी, ठीक है। वैसे तो फिजिक्स खत्म नहीं होती है, ठीक है। और क्या दूसरी चीज बची, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री हम आपकी तब से शुरू करेंगे, ठीक। केमिस्ट्री आपकी 15 तारीख से शुरू होगी, केमिस्ट्री की क्लास 15 नवंबर से शुरू होगी, ठीक है। और दिसंबर लास्ट या दिसंबर से लास्ट से पहले पहले केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। और मैथ्स जो चल रही है वो एज टू एज रोज आती रहेगी, ठीक है। एक लेक्चर दो लेक्चर, एक लेक्चर दो लेक्चर आपको हर एक दिन छोड़ के अगर मिलेगा तो 2 मिलेगा या 1 मिलेगा, लेकिन लेक्चर मिलते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। तो आपको मैथ्स भी दिसंबर तक खत्म हो जाएगी, ठीक। मैथ्स दिसंबर तक खत्म हो जाएगी, वो मान लेते हैं कि दिसंबर 30 तक ही खत्म हो पाएगी, ठीक है। दिसंबर 30 तक मैथ्स हम खत्म कर पाएंगे तो कर देंगे, नहीं तो जनवरी, मैथ्स के लिए जनवरी भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन रिवीजन हम लोग पूरा करेंगे, तो रिवीजन में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।